हेलो गाइस। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कर्व डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर। तो उसी को भी कंटिन्यू करते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो कर्व डिस्कस कर रहे थे, तो हमने एक कर्व बनाया था और वो कर्व कुछ इस वे में था कि मैं बात करूँ तो अगर मैं कर्व की बात करूँ, वो कर्व कुछ ऐसे था। ये जो एक्सिस था उस पे तो हमने एनर्जी लिया था, ऊर्जा, ई लेमडा बोल रहा हूँ मैं। ई लेमडा का मतलब क्या है कि कोई पर्टिकुलर लेमडा के लिए एनर्जी क्या होगी, किसी दूसरे लेमडा के लिए एनर्जी क्या होगी, इसलिए ई लेमडा। इधर लेमडा है, तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ है। ये क्या है, तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ। ये वेवलेंथ है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं। तो इसका जो कर्व बना था, मैंने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा डिफाइन किया था आपको कि ये ऐसा बनता है कि यहाँ से जैसे इस लेमडा के करेस्पॉन्डिंग आपको कुछ मिल गया कोई पॉइंट, फिर थोड़ा आगे, फिर थोड़ा आगे, मतलब इधर लेमडा जैसे जैसे बढ़ रहा है अपने को क्या, इधर ई का वैल्यू मिलता जाएगा, फिर इस लेमडा के लिए ई का वैल्यू, फिर ई, ऐसे ऐसे पॉइंट्स मिलते जाते हैं अपने को, ठीक है। ये ऐसे पॉइंट, और ये टच नहीं करता इसको, ये अनंत पर जाकर टच करता है, इन्फिनिटी पर जाकर टच करता है, मतलब कहीं टच नहीं करता। तो ये जो कर्व मिलता है अपने को, ये ऐसा एक कर्व मिल गया। ये इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तो ये ऐसा बन गया, ठीक है। ये इस तरीके से आपके पास में एक कर्व मिल गया है। ये थोड़ा सा ठीक नहीं बना, मैं इसको दोबारा बना देता हूँ। ये इस तरीके से अनंत पर जाके मिलेगा, ये टच नहीं करेगा इसको, अनंत पर जाके टच करेगा, इन्फिनिटी पे। तो इन सारे पॉइंट्स को मिला के हम लोग ऐसे बनाते हैं, तो ये बन गया। तो इसमें पॉइंट्स मिल रहे हैं, जैसे जैसे हमारे अपने को क्या ग्राफ याद रखना है, और ग्राफ के हिसाब से इसकी इन्फॉर्मेशन पॉइंट वाइज एक एक इन्फॉर्मेशन लिखते जाना अपने को। तो जैसे एक पॉइंट हो जाएगा, वो पहला पॉइंट क्या है कि ये जो कर्व मिलता है कैसा मिलता है, सतत मिलता है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है ये, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब है कि लेमडा का वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हर एक लेमडा की वैल्यू के लिए अपने को कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रहा है। एक चीज़ समझ में आ गई। तो पहले तो यहाँ पे लिखो, जो लिखा था ना कर्व, उसमें लिखो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्लैक बॉडी कृष्णिका के लिए ऊर्जा और लेमडा के बीच में कर्व बना रहे हैं। तो लिखो कृष्णिका के लिए उत्सर्जित विकिरण तथा तरंग दैर्ध्य के मध्य, उत्सर्जित विकिरण तथा तरंग दैर्ध्य के मध्य वक्र निम्न प्रकार प्राप्त होता है। वक्र निम्न प्रकार प्राप्त होता है। द कर्व बिटवीन एनर्जी एंड वेवलेंथ, द कर्व बिटवीन एनर्जी एंड वेवलेंथ फॉर ए ब्लैक बॉडी इज गिवन इन दिस वे, इज गिवन इन दिस वे, ठीक है। ये ऐसा कर्व मिलता है। क्लियर है। एक पॉइंट तो हो गया, पॉइंट नहीं हुआ मतलब अभी ये हो गया। अभी पहला पॉइंट लिखते हैं इसमें, ये पहला पॉइंट लिखो, ये वक्र सतत प्राप्त होता है, ये वक्र सतत होता है। द कर्व इज कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, द कर्व इज ए कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, मतलब कॉन्टिन्यूअस है ना, ठीक है। आगे दूसरी बात, एक पॉइंट तो हो गया। दूसरी चीज ये शो कर रहा है क्या, देखो ये बात, ये यहाँ पर ये जो कर्व बनता है, जैसे एक पर्टिकुलर लेमडा के लिए ऐसा, फिर दूसरा ये ऐसा ऐसा ऐसा, ये सब के लिए आ गया। ये जो एरिया अंडर द कर्व है ना, ये मतलब जो वक्र के नीचे का जो क्षेत्रफल है, एरिया अंडर द कर्व है, ये किस चीज को बताता है आपको मालूम है? ये बताता है कि जो टोटल एनर्जी उत्सर्जित हुई है वो कितनी है, मतलब टोटल एमिटेड एनर्जी को बताता है ये। आई बात समझ? अरे ये किसको बताता है? टोटल एमिटेड एनर्जी को बताता है, टोटल उत्सर्जित ऊर्जा को बताता है, ये है। तो लिखो दूसरा पॉइंट, वक्र के नीचे का कुल क्षेत्रफल, वक्र के नीचे का कुल क्षेत्रफल उत्सर्जित कुल ऊर्जा को बताता है। वक्र के नीचे का कुल क्षेत्रफल कुल उत्सर्जित ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, कुल उत्सर्जित ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। द एरिया अंडर द कर्व, the area under the curve represents, the area under the curve represents, the area under the curve represents
द टोटल रेडिएटेड एनर्जी, द टोटल रेडिएटेड एनर्जी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट, अभी देखो हम लोग ये किसके लिए बना रहे हैं, कृष्णिका के लिए बना रहे हैं कि कोई एक, मान लो कि कोई ब्लैक बॉडी है और वो ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे हैं, उसके लिए ही बना रहे हैं। तो जो मान लो कि जो भी कोई ब्लैक बॉडी है, तो मान लो उसका टेम्परेचर है 1000 केल्विन है, तो मैंने ये बना लिया 1000 केल्विन वाला एक ब्लैक बॉडी था, वो जो उत्सर्जित कर रहा था ऊर्जा, वो सारे इसके लिए ये ग्राफ बना लिया। अगर मान लो मैं टेम्परेचर दूसरे उससे ज़्यादा टेम्परेचर की बात करूँ, मान लो 1100 केल्विन का है कोई ब्लैक बॉडी और वो जो ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है, उसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा। मतलब मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, जैसे ये जो टेम्परेचर था मान लो कितना था, कोई भी मान लो, इसको मैं T1 बोल देता हूँ, इसको क्या बोल देता हूँ मैं, को T1 टेम्परेचर था ये। अब इससे टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ मैं, अब जब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ऊर्जा भी ज़्यादा उत्सर्जित होगी, और ऊर्जा ज़्यादा उत्सर्जित होगी तो क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा, एरिया भी ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी ही एरिया को रिप्रेजेंट करती है। अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो एरिया, क्षेत्रफल भी ज़्यादा होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एरिया बढ़ जाएगा। तो देखना ये ऐसे बनता है, ज़्यादा टेम्परेचर के लिए ये कर्व ऐसा बनता है। शेप तो ऐसा ही बनेगा कि ऐसे स्टार्ट होगा, फिर मैक्सिमा तक जाएगा, फिर वापस से धीरे धीरे कम हो जाएगा और अनंत पे जाके टच करेगा, इट विल टच टू इन्फिनिटी। तो वो इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा। लेकिन ये एरिया ज़्यादा हो गया। अब देखो इसके अंदर इतना एरिया एक्स्ट्रा आ गया, ये इसका मतलब कि एनर्जी ज़्यादा आ गई। अब इसका तो पूरी एनर्जी जो होगी वो ये होगी, क्लियर है। तो इसकी एनर्जी ये होगी। इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, इसका वक्र का क्षेत्रफल बढ़ता है। आई बात समझ में? अरे क्लियर है ना। इससे पहले जो दूसरा जो पॉइंट बता रहा था, ये जो सेकंड वाला पॉइंट बता रहा था, इस सेकंड वाले पॉइंट में हमने ये बोला था कि एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। सॉरी, तो एरिया अंडर द कर्व जो क्षेत्रफल होता है वो ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। तो इसका क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। जैसे मान लो पहले तो मैं एक छोटा सा स्ट्रिप बना लेता हूँ, यहाँ से एक छोटा सा एक अल्पांश ले लेता हूँ ऐसे। ये डी लेमडा, ये लेमडा में है तो ये डी लेमडा चौड़ाएगा, और इसकी एनर्जी मान लेता हूँ मैं ई लेम, ये जो हाइट है कितनी है, एनर्जी मान लो ई लेमडा है, कोई ई लेमडा हाइट का। तो इस छोटे से स्ट्रिप का क्षेत्रफल क्या हो गया, ये हाइट तो हो गया ई लेमडा, और ये कितना हो गया डी लेमडा। तो इसका जो क्षेत्रफल आया था वो आया था ई लेमडा इंटू डी लेमडा। ये अल्पांश का क्षेत्रफल था। टोटल क्षेत्रफल निकालना हो तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक क्या कर दूँ, इंटीग्रेशन कर दूँ, समाकलन कर देता हूँ इसका, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी तक। ये टोटल एनर्जी आ गई थी वो किसी भी कर्व के लिए, है ना। तो जैसे इस कर्व के लिए निकालनी है तो ये टोटल एनर्जी आ गई थी। आई बात समझ। तो जो सेकंड पॉइंट लिखा था लैंग्वेज में, उसके साथ में ये लिख लेना, ये क्षेत्रफल भी है और तो कुल ऊर्जा भी है। क्षेत्रफल या कुल ऊर्जा, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व एंड ये टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। ये सेकंड पॉइंट के साथ में लिख लेना। अब थर्ड पॉइंट की बात कर रहा था, और थर्ड पॉइंट में मैंने बताया था क्या कि टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करूंगा रेडिएटेड एनर्जी जो होगा वो बढ़ जाएगा। मतलब तापमान बढ़ाने पर विकिरण का जो उत्सर्जन है वो ज़्यादा होगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो थर्ड पॉइंट लिखो। अब थर्ड पॉइंट क्या है, कृष्णिका का तापमान बढ़ाने पर उत्सर्जित ऊर्जा तथा वक्र का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। कृष्णिका का तापमान बढ़ाने पर क्या हो जाता है, वक्र का क्षेत्रफल तथा उत्सर्जित ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। ऐसा हो गया। इसको इंग्लिश में लिखो, the value of radiated energy and the area under the curve increases as we increase the temperature of black body, ठीक है। ये हो जाएगा, क्लियर है। आगे की बात करते हैं। ये अगर और टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये और ऊपर चला जाएगा। जैसे अगर इसका टेम्परेचर मैं और बढ़ा दूं, मान लो टेम्परेचर अगर और बढ़ा देता हूं तो ये क्या होगा,
ऐसा एरिया और बढ़ गया। लेकिन एरिया तो बढ़ा, लेकिन एक चीज में चेंज होता है। देखो क्या चीज में चेंज होता है, यहां पर एक और चीज नोटिस करना आप। जैसे पहला जो है इसका पीक जो उच्चतम मान है वो यहां पे मिलता है, मतलब जिस लेमडा के करेस्पॉन्डिंग एनर्जी का वैल्यू मैक्सिमम आया है, मतलब अधिकतम मान के संगत जो लेमडा का मान है इसको बोलते हैं लेमडा मैक्सिमम। अरे इसी के लिए तो लेमडा का मान अधिकतम मिला है ना, इस मान के लिए लेमडा के, इसके लिए ई का मान अधिकतम मिला है। ठीक है, ये यहां पे मिला, इसको लेमडा एम बोल दिया। अगर इसकी बात करूं, इस कर्व का मैक्सिमम करीब करीब यहां पे मिला मुझे, वो अगर बात करूं तो थोड़ा सा इधर मिला, मतलब पहले वाला लेमडा का वैल्यू देखो इधर बढ़ रहा है ना, तो लेमडा का वैल्यू पहले यहां पे मिल रहा था, अब यहां पे मिल रहा है, मतलब लेमडा एम का जो मैक्सिमम मान है वो कम हो गया। और बढ़ाया तो ये यहां पे आ गया मैक्सिमम, ये इसके भी थोड़ा इस तरफ मिला, हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो गया, पर ये देख लो। पर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे जो लेमडा एम का मान है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि लेमडा एम का जो वैल्यू है वो टेम्परेचर के साथ में क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपातीय इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ऐसा है। ठीक है, इसको मैं बताता हूं आपको कैसे। जैसे ये अपना कर्व है, ये वाला, इसमें देखो ये कर्व मिल गया सारा, इसके जो एरिया आएगा अंडर वो क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी। ये इसका पीक मिल रहा है, अधिकतम मान मिल रहा है, ये इधर लेमडा है, ये एनर्जी या एनर्जी डेंसिटी के लिए भी होता है, मैंने बताया था जैसे पहले लास्ट लेक्चर के अंदर। ये पीक है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो देखो ये वाला यहां पे मिल रहा है एक जगह पे, यहां पर अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये पीक इधर खिसकना चाहिए। देखो मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, फिर आप नोटिस करना इसको, एक सेकेंड, मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं और वैल्यूज भी देख सकते हो आप। देखो अभी ग्राफ में जो पीक मिल रहा है वो मिल रहा है 0.500 माइक्रोमीटर पे। पीक कहां मिल रहा है, 0.500 माइक्रोमीटर पर। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, देखो एक सेकेंड रुको, अभी देखो कहां पे मिल रहा है, 0.500 पे मिल रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो ये इस तरफ खिसकना चाहिए, इस तरफ। टेम्परेचर जैसे मैं बढ़ाता हूं, देखो 500 से कम हो गया, 0.433 आ गया, और बढ़ाया, देखो वैल्यू 0.362, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं ये जो मैक्सिमम मान है वो इधर शिफ्ट हो रहा था। अरे यही तो है, मैं यही तो बोल रहा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे ये मैक्सिमम मान इधर शिफ्ट होता जाएगा। हो रहा है, अरे क्लियर है ना भैया, दिख रहा है ना, यही चीज मैं बता रहा था। तो इसको और अगर मैं दूसरे तरीके से बताऊं तो ये ऐसा है, कैसा है, देखो मतलब जैसे अगर कोई ये रेड वाला कर्व है, ये कम टेम्परेचर पे, जैसे 4000 केल्विन पे है, ये 6000 केल्विन पे, ये 18000 केल्विन पे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जैसे ये पीक है, पहले इस कोई एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें 700 पे था पीक, फिर ये पीक देखो यहाँ पर बीच में आ गया, कम हो गया, फिर और पीक यहाँ पे 400 पे आ गया। तो धीरे धीरे पीक क्या हो जाता है, पीछे की तरफ खिसकता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं। दूसरी चीज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा है एरिया बढ़ रहा है, देखो एरिया बढ़ता जा रहा है, एरिया बढ़ता जा रहा है। क्लियर है ये बात। तो ये यहां से ब्लैक बॉडी के लिए आ गया। तो यहां से एक पॉइंट क्लियर हो गया। क्या पॉइंट क्लियर हुआ कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेमडा एम का मान क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जो है इसको वीन नाम का एक साइंटिस्ट था, उस बंदे ने बताया था। तो इसको बोलते हैं, 4th नंबर का पॉइंट है, ये वीन का विस्थापन नियम है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, ये वीन का विस्थापन नियम है, ये विस्थापन नियम, वीन का विस्थापन नियम है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट लिख लो। तरंग दैर्ध्य के जिस मान के लिए, तरंग दैर्ध्य के जिस मान के लिए ऊर्जा उत्सर्जन अधिकतम होता है, तरंग दैर्ध्य के लिए के जिस मान के लिए ऊर्जा उत्सर्जन अधिकतम होता है उसे
लेमडा एम से प्रदर्शित किया जाता है, उसे लेमडा एम से प्रदर्शित किया जाता है, तथा लेमडा एम का मान ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेमडा एम का मान ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेमडा एम का मान ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इंग्लिश में लिख लो। द वैल्यू ऑफ लेमडा, द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ एट विच the value of wavelength at which radiated energy is maximum is represented by lambda m, and the value of lambda m is inversely proportional to temperature, आगे बात समझ। ये है भैया, यही अपना क्या है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो, वीन का विस्थापन का नियम है ये। कई बार छोटा ही क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि वीन का विस्थापन नियम क्या, तो ये इतना सा पॉइंट लिखना है। ठीक है, आगे इसको, ये समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट ले लेते हैं। ये कांस्टेंट ले लिया, बी ले लिया जैसे, और ये जो बी है इसको बोलते हैं वीन्स कांस्टेंट। ये क्या है, वीन नियतांक है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। ये चौथा पॉइंट हो गया। एक और पॉइंट आता है, ये स्टीफन का नियम है। हम क्या कर रहे हैं, हम जो कृष्णिका के लिए जो कर्व आया है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक पॉइंट। स्टीफन का नियम, स्टीफन्स लॉ। स्टीफन का नियम क्या बोलता है, ये बोल रहा है कि जो टोटल एनर्जी होती है ना अपने पास में, ये जो टोटल एनर्जी आ रही किसी भी कर्व के लिए, जो टोटल एनर्जी होती है, ये एनर्जी जो टोटल ऊर्जा है वो टेम्परेचर की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होती है, ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। ठीक है ना। और यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम लोग जो काम में लेते हैं साइन, ये होता है सिग्मा T⁴। ये सिग्मा क्या है, ये वीन का, सॉरी स्टीफन का नियतांक, स्टीफन्स कांस्टेंट हो जाएगा। ये जो सिग्मा है स्टीफन का कांस्टेंट है, स्टीफन्स कांस्टेंट है, ये स्टीफन नियतांक बोलते हैं, स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पर ये पॉइंट लिख लो, इसका क्या बोलते हैं, इसको स्टीफन का नियम लिख लो। कृष्णिका विकिरण में किसी ताप पर उत्सर्जित कुल ऊर्जा का मान, ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व, इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन the total radiated energy at a particular temperature, is proportional to the fourth power of the temperature, ये वाला। और अब ये छाप लेना आप, ठीक है। अरे सही है, तो ये वाली चीज एक और मिल गई। क्लियर है। एक और चीज आता है इसके अंदर ही, लास्ट पॉइंट है इसका कर्व का। ये जो है कर्व, इसमें ये जो लेमडा मैक्सिमम वैल्यू होता है, ये ई
ई लेमडा, जैसे एक सेकंड बात करूँ मैं, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये जैसे इसके करेस्पॉन्डिंग ये मैक्सिमम जो वैल्यू है, इसके करेस्पॉन्डिंग ये जो ई मैक्सिमम है इस टेम्परेचर पे, इसके करेस्पॉन्डिंग ये जो ई मैक्सिमम है इस टेम्परेचर पे, ये जो ई मैक्सिमम है, ई मैक्सिमम ये जो है टेम्परेचर की 5th पावर के प्रोपोर्शनल होता है। अधिकतम ऊर्जा का मान जो होता है वो ताप के 5th पावर के क्या 5th घात के समानुपाती होता है। आई बात समझ में? तो एक और लिख लो यहां पे, नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या है? वक्र में ऊर्जा उत्सर्जन का अधिकतम मान ताप की 5th घात के समानुपाती होता है। ऊर्जा उत्सर्जन का अधिकतम मान ताप की 5th घात के समानुपाती होता है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेडिएटेड एनर्जी, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेडिएटेड एनर्जी, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेडिएटेड एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द 5th पावर, is proportional to the 5th power of the temperature, is proportional to the 5th power of the temperature, ये ऐसे आता है। और ये ऐसे इतना ध्यान में रखना, इसके बारे में ये इतनी बात करेंगे, ठीक है। ये सीन है भैया, ये 6 पॉइंट हो गए। ये कर्व को देख के आपके यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। ये कर्व है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, ये बात समझ में आ गई। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये कर्व का एरिया बढ़ेगा, ये सतत है, कॉन्टिन्यूअस है। दूसरी चीज़, ये जो पीक पॉइंट है, ये अधिकतम मान है, ये पीछे की तरफ खिसकता जाता है। आई बात समझ में? यहाँ से वीन का नियम मिल गया, स्टीफन का नियम मिल गया, ये सारी बातें कर ली। ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का वक्र है, कर्व है, उसका ये एक्सप्लेनेशन दिया गया। आई बात समझ में? लेकिन इस कर्व को कोई क्लासिकल मैकेनिक्स में समझा नहीं पाया कि ये जो कर्व बनाऊं इसके लिए एक फॉर्मूला तो होना ही चाहिए ना। बिना फॉर्मूले के लिए कर्व कैसे बनाऊंगा? अरे अगर कोई मेरे को y = x देगा तब जाके मैं ऐसी लाइन का कर्व बनाऊंगा ना। ऐसा ग्राफ कब बनाऊंगा? जब मेरे पास में कोई इक्वेशन हो। तो इस ग्राफ को समझाने वाला कोई इक्वेशन नहीं मिला हमारे को, तो इसके लिए एक इक्वेशन दिया गया। क्लासिकल मैकेनिक्स चिरसम्मत यांत्रिकी में 2 लोगों ने कोशिश की थी, एक तो रेले जीन्स ने, एक वीन ने। तो 2 लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन वो सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो उनका एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं था, तो उसको रिप्लेस किया किसने? प्लांक ने। और प्लांक भाई साहब आए और उन्होंने फिर सब कुछ एक्सप्लेन किया। तो प्लांक ने अपनी थ्योरी दी, प्लांक की परिकल्पना बोलते हैं, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत बोलते हैं, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी या प्लांक्स हाइपोथेसिस, उससे सब कुछ एक्सप्लेन किया गया। तो अब हम पढ़ेंगे प्लांक का हाइपोथेसिस, जिससे ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया गया। मतलब ये जो कर्व का फॉर्मूला था उसको कैसे कैलकुलेट करके लाते हैं उसके बारे में सब कुछ बात करेंगे। प्लांक का थ्योरी पढ़ेंगे, फिर वो फॉर्मूले वगैरह कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। और मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको कैसा लग रहा है।